नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। वैश्विक चर्चा में आज हम अध्ययन करेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के बारे में, जिसे नाटो के नाम से भी जाना जाता है। नाटो NATO इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। व्याख्यान प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ी सी लोकेशन देख लेते हैं, जिसके माध्यम से हम समझ पाएंगे कि विश्व के किस क्षेत्र की बात हो रही है। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो कि हाल ही में गरमाया हुआ है, और हम देख सकते हैं कि नाटो को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अतः इस चीज़ को समझने का प्रयास आपको करना चाहिए कि नाटो आखिर में है क्या और इसकी नीतियाँ क्या हैं। इन सबको हम समझने का प्रयास इस लेक्चर के माध्यम से करेंगे। पहले तो हम नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझते हैं। तो जो नॉर्थ अटलांटिक है, जो शब्द निकल कर आता है, वह उत्तरी अटलांटिक ओशन यानी समुद्र से निकल कर आता है। यहाँ पर जो देश मौजूद हैं, जो कि जिनकी सीमा उत्तरी अटलांटिक ओशन से साझा होती है, वहाँ से हम देखते हैं कि यह देश यहाँ पर बसे हुए हैं। और इन्हीं के द्वारा एक संगठन तैयार किया गया, जिसके बारे में विशेष जानकारी छोटे छोटे से पॉइंट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र को आप अच्छे से देख लीजिए। यह है उत्तरी अमेरिका, यह है दक्षिणी अमेरिका, यह है अफ्रीका। यहाँ से हम देखते हैं कि ये है नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक, और ये है साउथ अटलांटिक यानी दक्षिणी अटलांटिक। और हम देख सकते हैं कि यहाँ से जो रसिया का पार्ट आता है, और यहाँ से जो यहाँ के जो नेटो के संबंधित देश हैं, उनके बारे में हम देखते हैं। आइए इस मैप के माध्यम से हम और अच्छे से समझ लेते हैं कि कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। हम देख सकते हैं कि जब ऐसे का निर्माण किया गया इस संगठन का, तो उस समय पर 1949 के समय जो डार्क ब्लू कलर में जो डार्क ब्लू कलर के शेप में जो भी देश हैं, उनको हम समझ सकते हैं कि 1949 में जो कि इन्होंने इसके सदस्य बने। यहाँ हम देख सकते हैं कि नॉर्वे है, ब्रिटेन है, लग्जमबर्ग है, फ्रांस है, इटली है। और ये जो देश देख सकते हैं, यह इसका पार्ट हुआ करते थे। इटली भी इसका पार्ट हुआ करता था, डेनमार्क भी 1949 में यानी इसके ओरिजिन के समय ही इसमें जुड़ा। 1950 से 2000 ईस्वी का जो समय रहा, उसमें हम थोड़े से ब्लू ग्रे कलर में, थोड़ा सा जो हल्का कलर है, उसमें हम देख सकते हैं कि जो स्पेन है और स्लोवाकिया है, रोमानिया है, बल्गेरिया है, और ये सब जो देश हैं जो हल्के ब्लू में है, लिथुआनिया है, लातविया है, एस्टोनिया है, ये सब देश 1950 से लेकर 2000 तक इसमें जुड़े। और प्रेजेंट में 2000 में जो देश जुड़े, उनके बारे में हम और भी जो सिंपल कलर है उसमें हम देख सकते हैं कि यह देश शामिल हुए थे। और यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो इसका सफ़र रहा 70 वर्षों का सफ़र, इसमें हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे देश इसमें बढ़ते गए, और आज इनकी संख्या 30 है। और जो बेसिक फैक्ट हैं उनको हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आगे। यहाँ पर हम देखते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यह। इसको हम समझ सकते हैं कि यह अंतर्राष्ट्रीय यानी कई राष्ट्रों को जोड़कर एक संगठन बनाए जाते हैं। इन संगठनों में, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कुछ नीतियों को लेकर इसको बनाया गया। इसको हम समझ सकते हैं कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, क्या कारण थे कि इसका निर्माण किया गया। जब सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी की, तो पश्चिमी यूरोपीय पूंजीवादी देशों ने साम्यवाद, समतामूलक, वर्ग विहीन समाज की स्थापना के प्रसार के भय से भय लगने लगा, और इसी भय के कारण इसका निर्माण हुआ। यहाँ पर हम आसानी से समझ लेते हैं कि जो 1948 का समय था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 45 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, जापान पर 2 बम गिराए जाते हैं, एक हिरोशिमा पर, एक नागासाकी पर। न्यूक्लियर बम गिराए जाने के बाद यह युद्ध यहाँ से समाप्त हो जाता है। और हम देखते हैं कि 48 का समय होता है, जब 2 नए राष्ट्र निकल कर आते हैं, जिनमें रसिया और अमेरिका होता है। और इनके डिस्ट्रीब्यूट के चलते हम देखते हैं कि यहीं पर जो बर्लिन मौजूद है, तो बर्लिन की नाकेबंदी की जाती है। तो पश्चिमी यूरोप में जो पूंजीवादी देश हैं, उन देशों में यह भय होता है कि यहाँ पर साम्यवाद का प्रभाव ना पड़े। साम्यवाद को हम एक आसान भाषा में समझ लेते हैं कि समतामूलक, वर्ग विहीन समाज की स्थापना।
इसमें हम देखते हैं कि समाज में जो वर्ग उच्च स्तर के होते थे, कुछ धार्मिक रूप से होते थे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वर्ग इस प्रकार बटा हुआ था कि कुछ लोग थे जिनके पास बहुत ही संपत्ति हुआ करती थी। लगभग 10% ऐसे लोग थे जिनके पास 90% संपत्ति हुआ करती थी। बाकी 90% व्यक्तियों के पास संपत्ति ना के बराबर थी। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो विकसित वर्ग होता था, जिसके पास धन दौलत होती थी, अच्छी संपत्तियाँ होती थी, जैसे कि हम मिशनरियों को ले लें। ईसाइयों में जो मिशनरी होते हैं उनके पास काफ़ी संपत्ति हुआ करती थी। और इसके अलावा जो कि उच्च वर्ग हुआ करता था, शासक वर्ग हुआ करता था, इनके पास अच्छी संपत्ति हुआ करती थी। अतः इन्हीं के चलते जो भेदभाव की नीति यहाँ पर पनप रही थी, इसके चलते साम्यवाद का जन्म हुआ। साम्यवाद के उद्देश्य हुआ करते थे कि समतामूलक वर्ग विहीन यानी समतामूलक यानी समान मूल्यों पर आधारित समाज की स्थापना करना, और वर्ग विहीन यानी किसी वर्ग का यहाँ पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए। यानी समतामूलक वर्ग विहीन समाज की स्थापना करने के लिए जो देशों का विकास हो रहा था, जिस प्रकार रसिया का इन्वेजन हुआ, जिस प्रकार रसिया का विकास हुआ, इसी बात को लेते हुए आगे बढ़ा। और इसको हम देख सकते हैं इसी के प्रसार के भय से जो कि विकसित देश हुआ करते थे, इनके द्वारा अपना एक अलग गुट बनाया जाना प्रारंभ कर दिया। चूँकि हम देख सकते हैं कि 45 में जो विश्व युद्ध हुआ, इसमें सभी देशों को बहुत ही क्षति हुई थी, इसलिए कुछ जो छोटे मोटे परिवर्तन हो रहे थे उनको अवॉइड किया जा रहा था। अतः नाटो को भी उस समय विरोधात्मक स्थिति में ना देखा जाकर उसको एक्सेप्ट किया गया। चलिए देखते हैं। अतः पश्चिमी यूरोपीय यानी यूरोप का जो हम मैप देखते हैं, तो यूरोप में जो पश्चिमी यूरोप होता है, तो पश्चिमी देशों ने सुरक्षा के लिए अमेरिकी के नेतृत्व में नाटो नामक प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो दो देश जो विश्व की महान शक्तियाँ, एक और हम देख सकते हैं यूएसएसआर और दूसरा जो यूएसएसआर का विघटन हो रहा था, तो जब भी विघटन होता है, इसकी बात होती है, तो इसका साथ देता है अमेरिका। अमेरिका बीच में आता है। अमेरिका की जो यहाँ पर अध्यक्षता में यह जो संगठन बनाया गया था 1948 ईस्वी में, इसमें हम देख सकते हैं कि जो इस देश में प्रतिरक्षा संगठन का निर्माण किया गया, यानी जो देश इस प्रकार की भावना से बचना चाहते थे, साम्यवाद की भावना से बचना चाहते थे, वह देश इस संगठन में शामिल होते गए ताकि एक बड़े देश का इनके लिए साथ मिल सके। और इसके साथ ही हम देख सकते हैं कि इनके जो जो व्यक्ति थे, राजनीतिक व्यक्ति थे, इनके लिए संरक्षण प्रदान हो सके। और इस प्रकार फलतः इसके जवाब में सोवियत संघ ने वर्सा पैक्ट साइन किया। यानी इसके अलावा हम देख सकते हैं कि वर्सा पैक्ट में कुछ ऐसी बातें रखी गई कि यदि आप नेटो में शामिल होना चाहते हैं तो आपको विभिन्न शर्तों का पालन करना पड़ेगा। उस पैक्ट को शामिल करने के बाद ही इनके द्वारा जो भी, और हम देखते हैं कि पैक्ट साइन होते ही यह देश जो कि इसकी नाटो की सदस्यता ग्रहण कर गए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला। जो भी देश यहाँ से अलग हुए उन्होंने अपनी एक ऑटोनॉमी बना ली, अपना एक वर्चस्व देखने लगे। इस प्रकार सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला और अमेरिका और सोवियत संघ के संबंधों में तनाव होता गया। जो भी देश नाटो में शामिल होते थे वह इनडायरेक्टली या डायरेक्टली तरीके से सोवियत संघ से अलग हो जाते थे, और सोवियत संघ के विखंडित होने से लगातार जो कि सोवियत संघ था, इसकी तटस्थता की नीति के कारण जो भी देश निकल जाते थे वह उससे सोवियत संघ से तटस्थ हो जाते थे। इस नीति के कारण इनके संबंधों में खटास आती गई। आइए सामान्य परिचय जानने का प्रयास करते हैं कि नाटो किस प्रकार सामने आया। हम देख सकते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वाशिंगटन में की गई। यहाँ पर आप एक शब्द को देख सकते हैं, अमेरिका। और अमेरिका हम देख सकते हैं कि जो भी देश जहाँ पर उसका डिस्प्यूट चलता है उसको संरक्षण देने के लिए आगे पहुँच जाता है। हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार 71 के युद्ध में जबकि पाकिस्तान हमारे सामने था, उस प्रकार हम देख सकते हैं कि पाकिस्तान की सहायता अमेरिका द्वारा की गई थी। इसी प्रकार
इसकी नीति बहुत ही पूर्व यानी पहले से चली आ रही है। जब 1949 का समय होता है, यहाँ पर यूएसएसआर का विघटन होता है और जो भी देश निकल निकल कर जा रहे थे उनकी सहायता अमेरिका द्वारा की गई और इस प्रकार इनका जो एक संस्था थी, वैश्विक संस्था, 1949 में इसके संस्थापक सदस्यों द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन में इसका निर्माण किया गया। और हम देख सकते हैं कि यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन था, यानी अलग अलग से देश निकल कर आ रहे थे और अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने के लिए एक संगठन तैयार किया गया था, ताकि यहाँ हम देख सकते हैं कि यदि आप कोई भी पार्टी को ले लें या फिर चुनाव होते हैं तो इसमें जब गठबंधन की सरकार बनती है तो हम देख सकते हैं कि भिन्न भिन्न पार्टियां मिलकर अपना एक गठबंधन बना लेती हैं और अपने को एक विस्तृत रूप प्रदान करके और चुनाव में जीत हासिल कर लेती हैं। तो इसी प्रकार का यहाँ पर कार्य किया जा रहा था। एक देशों का, संस्थापक देशों के द्वारा जो भी इसकी स्थापना की गई, ऐसा एक संगठन बनाने का इनका लक्ष्य था कि सैन्य रूप से यह मजबूत हो सकें, ताकि कोई भी ऐसा देश जो कि सैन्य रूप से मजबूत है इन पर आक्रमण ना कर सके। एक दूसरे को संरक्षण प्रदान करने के लिए संगठित होने का कार्य इनके द्वारा किया गया। आगे देखते हैं, मुख्यालय देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में अवस्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 30 है। और इसको आप याद रख सकते हैं कि प्रारंभ में 12 संस्थापक सदस्यों द्वारा इसकी स्थापना की गई और बढ़ते बढ़ते आज इसकी संख्या 30 हो गई है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य सैन्य संगठन है। इसमें प्रमुख रूप से यह देश शामिल हैं जो कि यूरोप, यहाँ पर हम देख सकते हैं यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों को मिलाकर यह संगठन बनाया गया है। वर्ष 2017 से 2020 में क्रमशः मोंटेनेग्रो एवं उत्तरी मैसेडोनिया को सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया। इसको भी आप याद रख सकते हैं कि हाल ही में किन देशों द्वारा इसकी सदस्यता एक्सेप्ट की गई, इस संगठन का हिस्सा बने। तो हम देख सकते हैं कि 17 से 20 का जो समय रहा, 3 साल के इस समय में मोंटेनेग्रो तथा उत्तरी मैसेडोनिया इसके सदस्य बने। आगे देखते हैं, नाटो सामूहिक रक्षा सिद्धांत पर काम करता है, जिसका तात्पर्य एक या अधिक सदस्यों पर आक्रमण से सभी सदस्य देशों का आक्रमण माना जाता है। यहाँ हम आसानी से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार नाटो में यदि कोई मेंबर है तो हम देख सकते हैं कि किसी भी सदस्य देश पर यदि कोई बड़ा देश या कोई अन्य देश आक्रमण करता है तो सभी देश उसका साथ देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किसी भी देश पर यदि आक्रमण किया जाता है, वर्तमान में यदि यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाता है, इसीलिए यहाँ पर यह बात चल रही थी कि नाटो का मेंबर यहाँ पर नहीं बनना चाहिए, और यूक्रेन यदि नाटो का मेंबर बन जाता तो नाटो के पूरे देश जो 30 देश हैं इसके साथ शामिल हो जाते और 30 देशों के साथ एक वैश्विक लड़ाई लड़नी पड़ती। और यहाँ हम देख सकते हैं चूँकि यूक्रेन नाटो का मेंबर वर्तमान में नहीं है, अतः वह अकेले ही रसिया के साथ लड़ रहा है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इसका जो सिद्धांत है वह अधिक सदस्यों के आक्रमण सभी सदस्य देशों का आक्रमण माना जाएगा। यानी हम देख सकते हैं कि एक जो डायलॉग है बाहुबली मूवी का कि देवसेना को किसी ने हाथ लगाया तो समझो कि बाहुबली की तलवार को हाथ लगाया है। यानी आप देख सकते हैं कि यह जो है वह बाहुबली की तलवार है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह बात कहाँ से निकल कर आती है। यह नाटो के जो कि इनका एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक चार्टर पास किया गया है, उसके अनुच्छेद 5 में इस बात को निहित किया गया है। इस अनुच्छेद को पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका पर आतंकी हमले 11 सितंबर 2001 के बाद लागू किया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यह बात है इसको लागू करने का जो समय था, जब 11 सितंबर का समय होता है, 11/1 पर जो अमेरिका पर हमला किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है उस पर जो विमान के द्वारा यहाँ पर विस्फोट किए जाते हैं और बहुत से लोगों की यहाँ पर जान जाती है। तो इसके बाद इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। नाटो में कोई भी निर्णय सभी 30 सदस्यों के सामूहिक इच्छा के आधार पर लिया जाता है। यानी हम देख सकते हैं यहाँ जो वोटिंग की प्रक्रिया है, सभी देशों को जो भी सदस्य देश है उनको इसमें वोटिंग करनी होती है। नाटो के सदस्य देशों का कुल सैन्य खर्च विश्व के सैन्य खर्च का 70% से अधिक है, जिसमें अमेरिका अकेले
अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में अधिक खर्च करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका की सैन्य शक्ति बहुत ही मजबूत है। यहाँ पर एक चीज़ से हम अनुमान लगा सकते हैं कि अमेरिका द्वारा इसकी जो लीडरशिप है वह संभाली जाती है, और इसमें देख सकते हैं कि जो भी इसमें खर्चा होता है उसका 70% अकेला अमेरिका वहन करता है, और इसके अलावा 30% सदस्य देशों द्वारा वहन किया जाता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसमें जो भी सदस्य देश शामिल हैं उनकी सैन्य शक्ति शामिल है, उनको यहाँ पर शामिल किया जाता है। आइए समझने का प्रयास करते हैं क्या जो उद्देश्य थे उनकी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इस संगठन को बनाया गया। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह का प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। इस बात को आप स्पष्ट रूप से समझ चुके होंगे कि साम्यवादी देश क्या थे। इसके बारे में हमने चर्चा की है कि किस प्रकार की जो भावना साम्यवादी देशों में चल रही थी, उसी भावना से बचने के लिए सोवियत संघ की जो यहाँ पर भावनाएं आ रही थी उनसे बचने के लिए इसका निर्माण किया गया। राजनीतिक और सैन्य तरीकों को अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो राजनीतिक तरीके से जो भी छोटे छोटे देश थे इन्हें हमेशा ही यह डर रहता था कि दूसरे देश द्वारा इनका इन्वेजन न किया जाए, यहाँ पर जो देश है उन पर अधिकार न कर लिया जाए। इस चीज़ के डर से इनको एक सुरक्षा की गारंटी प्रदान करने का जो कार्य अमेरिका के द्वारा किया गया, इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जो कार्य किया गया, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि राष्ट्र यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक संगठन का हिस्सा बन के अपने आप को सार्वभौमिक तरीके से रख सकते हैं। जो कि ब्रिटेन की नीति थी, वह देशों को उपनिवेश बनाया करते थे और एक स्वयं के नाम पर उसका वर्चस्व संभाला करते थे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अमेरिका की जो नीति थी कि आप अपने आप में सार्वभौमिक रहिए, स्वतंत्र रहिए, केवल इन देशों की जो भी मेंबरशिप है उनको एक्सेप्ट कर लीजिए और अपने आप में सुरक्षित रहिए। इस चीज़ की गारंटी इनके द्वारा दी जाती थी। और इसी प्रकार कोई भी देश यदि वो कोई भी वैश्विक शक्ति से निपटने के लिए किसी संगठन की आवश्यकता होती है तो वह आराम से स्वीकार कर लेता है, और इसी प्रकार का कार्य इनके द्वारा किया गया। वर्तमान और भविष्य के खतरों से निपटने के लिए नवाचार एवं अनुकूलन के साथ साथ उपकरणों के निर्माण को प्रोत्साहित करना भी इसका उद्देश्य था। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नवीन खोजें जो भी अलग अलग देशों में हो रही हैं डिफेंस से रिलेटिव, यानी हम देख सकते हैं कि कोई भी देश यदि वह अलग रहता है तो उससे जो कि वर्तमान में जो कि आधुनिक मशीनों का निर्माण किया जा रहा है उनसे वंचित रहते हैं। अतः युद्ध के क्षेत्र में लेटेस्ट मशीनों की आवश्यकता होती है और इनोवेशन की आवश्यकता होती है, समय समय पर अपडेट रहने की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसका एक कारण यह भी रहा कि इसके जो अनुकूलन रहा, जो कि परिवर्तन का जो मार्ग था वह इसमें उनको मिल सकता था, और इस कारण इसको एक्सेप्ट किया गया। सदस्य देशों के बीच एकजुटता सामंजस्य की भावना पैदा करना। यदि आप 30 देशों के साथ रहते हैं तो सीधी सी बात है आपको संरक्षण भी प्रदान होगा और एकजुटता की भावना रहेगी। और वर्तमान में कई देश जो 30 देश यहाँ पर शामिल हैं वह रसिया से बिल्कुल नहीं डर रहे हैं, क्योंकि यदि उनको पता है कि जैसे ही ये इस पर यह हमला करता है तो सब बाकी जो 30 देश हैं इसका साथ देंगे। और देख सकते हैं कि जिनकी बहुत अच्छी इकोनॉमी है, और हम देख सकते हैं कि डिफेंस भी अच्छा है, और इस कारण इनको सुरक्षित रहने में बहुत सी आसानी है। यूरोप में व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लोकतंत्र, मानव अधिकार एवं कानून के शासन के समान मूल्यों के आधार पर स्थायी क्रांति सुनिश्चित करना। बहुत ही बड़े बड़े शब्द हैं, यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपको पता ही है, लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मानव अधिकारों एवं कानून के शासन के समान मूल्यों पर आधार स्थायी, यानी जो भी कानून बनाए गए हैं और जो भी कानूनों में मानव अधिकारों की बात होती है उनको व्यवस्थित रूप से बनाए रखने के लिए, उनको मूल्य प्रदान करने के लिए और लोगों को स्थायी शांति की गारंटी देने के अनुसार कि आप इस बात से जो यहाँ पर ट्रीटी की गई है इससे आप सुरक्षित रहेंगे, इस प्रकार की बातों को इसमें शामिल किया गया। अपने सदस्य देशों के क्षेत्र की रक्षा और जब संभव हो संकट को कम करने के लिए प्रयास किए जाएं। इसके यह भी कार्य रहे कि जो भी सदस्य देश हुआ करते थे, जैसे कि 30 मेंबर हैं,
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी 30 मेंबर है, जो भी संकट आता है, किसी भी विपरीत स्थिति आती है, युद्ध की स्थिति आए या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, तो ऐसे कार्यों में इसके द्वारा कार्य किया जाता था। आगे देखते हैं, किसी भी सदस्य देश को राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में निर्धारित प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी क्षमता का उपयोग करने के लिए मजबूर न करना। बहुत ही अच्छी बात, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि यदि कोई बड़ा देश आप पर हमला करता है, तो आपको जो भी अपने संसाधन हैं और उन संसाधनों को बचाते हुए यदि आपको उससे युद्ध लड़ना है, तो यहाँ पर आप आसानी से लड़ सकते हैं, तो क्योंकि आपके पास अन्य देशों की सेनाएं हैं, उनसे आप सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए अपने बाकी संसाधनों का फलीभूत उपयोग कर सकते हैं और बाकी रिसोर्सेज में उसको लगा सकते हैं। यानी हम देख सकते हैं कि यदि युद्ध का समय आता है, तो कई युद्ध ऐसे भी हुए जहाँ पर अपनी 50% इकोनॉमी उसी में लग गई, या बजट का बहुत सारा ढेर सारा खर्चा उसमें लग गया। इस प्रकार की संभावनाएं इन देशों के पास नहीं होती, क्योंकि इनके पास एक गारंटी होती है और एक अपना एक बजट का एक हिस्सा ही इसमें शामिल करना होता है, और बाकी जो देश हैं वह इसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि यूरोप में जो नाटो में देश शामिल थे, वह किस प्रकार विकसित थे और डिफेंस में थोड़ा सा खर्चा करके बाकी अपना जो भी इकोनॉमी का हिस्सा है उसको ह्यूमन वेलफेयर में और बाकी चीज़ों में लगाने का प्रयास किया जाता है। आगे देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले नए खतरों से निपटने हेतु न केवल सामूहिक रक्षा प्रदान करना, बल्कि संकट की स्थितियों में प्रबंध करने के साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। अंतर्राष्ट्रीय उत्पन्न, जैसे कि हम वर्तमान में ही देख सकते हैं कि जिस प्रकार की समस्याएं हमारे विश्व में चल रही हैं, और यहाँ पर जो कि होने वाले जो खतरे हैं, इनका जो निपटान है, यदि किसी नाटो देश पर हो जाता है, तो वह इस प्रकार के रक्षा के लिए सामूहिक रक्षा प्रणाली को जिस प्रकार उन्होंने बनाया हुआ है उसकी सहायता ले सकते हैं। और इसके साथ ही स्थितियों का प्रबंध करने हेतु, इस प्रकार की स्थितियाँ उनका प्रबंध करने हेतु साथ साथ सहकारी सुरक्षा को प्रोत्साहित करना। जो भी सहकारी सुरक्षा है, इसमें देख सकते हैं कि सहकारी सुरक्षा के अंतर्गत जो भी कार्य आते हैं वह भी इसके अंतर्गत किए जाते थे। समुद्र या समुद्र से संभावित खतरों से अपने सहयोगियों की रक्षा करना, यानी हम देख सकते हैं कि समुद्र के समीप बहुत से खतरों की संभावना होती है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि सुनामी वगैरह की जो संभावना होती है, इसके कारण जो भी संभावित खतरे के जो भी क्षेत्र हैं उनकी रक्षा करना। आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार न करना। सीधी बात है, यदि आप इतने सभ्य देशों के साथ शामिल हैं, तो आप आतंकवादी गतिविधि में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करेंगे, कि किसी भी देश के द्वारा इस प्रकार के कृत्य नहीं किए जाएंगे जो आतंकवाद से संबंधित हैं। इतने उद्देश्यों के साथ आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार के उद्देश्यों को लेकर नाटो चलता है। आगे देखते हैं, नाटो के कार्य, यह क्या क्या कार्य करते हैं, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमले के परिणामों को प्रबंध करने के लिए नई क्षमताओं व प्रौद्योगिकी का विकास करता है। आतंकवाद बहुत ही गहन समस्या। पहले यह जो स्थिति है वह जो मुस्लिम्स कंट्री हैं कुछ यहाँ पर, जैसे कि हम पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इन क्षेत्रों में इस प्रकार की बातों को देखते हैं। और जब हम देखते हैं कि 2001 में जो हमला किया जाता है अमेरिका के ऊपर, यहाँ से जो आतंकवाद की नीति है वह वैश्विक स्तर पर निकल कर आती है। और पूर्व में जो भी माना जाता था, जो इनकी अमेरिका द्वारा माना जाता है कि आतंकवाद नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब यह देखते हैं कि किस प्रकार की इकोनॉमी इनके पास बढ़ चुकी है, किस प्रकार के हमले जो कि इतने हथियारों से लैस होकर इतने बड़े देश की सिक्योरिटी को तोड़कर हवाई जहाज के लिए जब वह एक बिल्डिंग में से गुजार देते हैं, तो इस प्रकार की बातों को देखकर आतंकवाद पर फोकस किया जाता है। तो नाटो आतंकवाद की समस्या से निपटने के साथ साथ आतंकवादी हमलों के परिणामों, यानी अब ये भी देखने लगे कि आतंकवादी की समस्या से तो निपटना ही है, साथ ही आतंकवादी हमलों के लिए जो भी परिणामों का जो प्रबंध है, जिस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो रहे हैं उनको प्रबंध करने का कार्य, तथा क्षमताओं और प्रौद्योगिकी का विकास, किस प्रकार उनको टैकल करके ट्रैक करके इनको खोजा जाए
और उससे निपटान किस प्रकार किया जाए, इस प्रकार के कार्य इसके द्वारा किए जाते हैं। नाटो लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने और अपने सदस्य देशों की समस्याओं को हल करने के अलावा न केवल विश्वास का निर्माण करता है बल्कि रक्षा और सुरक्षा मामलों पर परामर्श व सहयोग की अनुमति भी देता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर यह आधारित है और हम देख सकते हैं कि यह केवल समस्याओं का हल ही नहीं बल्कि इसको उनके जो कि सदस्य देश हैं उनको विश्वास दिलाता है कि उनकी रक्षा और सुरक्षा के जो भी मामले हैं उन पर यह परामर्श देने का यानी सलाह देने का कार्य करता है। साथ ही जो भी सदस्य देश हैं उनको सहयोग प्रदान करता है। नाटो शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को हल करने के लिए राजनयिक प्रयास करते हैं। यदि ये प्रयास विफल होता है तो उसे कई प्रकार के संकट प्रबंध कार्यों को करने के लिए सैन्य शक्ति का भी प्रयोग करते हैं। हम देखते हैं कि जहां शांति की बात आती है, शांति व्यवस्था बनाने के लिए नाटो द्वारा इस प्रकार के राज्य स्तर पर, राजनयिक स्तर पर कार्य किए जाते हैं। यदि किसी देश के पास जहां की शांति व्यवस्था सही नहीं है वहां पर अपनी सेनाएं भेजी जाती हैं और इस प्रकार के प्रबंध किए जाते हैं ताकि सैन्य शक्ति का प्रयोग यदि वहां पर करना पड़े तो उसके लिए यहाँ पर सहायता दी जाती है। मानो उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, यदि किसी नाटो देश के पास इस प्रकार के संकट आते हैं, किसी देश के द्वारा हमला किया जाता है, तो उस प्रकार उस देश में शांति व्यवस्था करने के लिए या फिर हम देख सकते हैं कि किसी देश में आतंकवाद जैसी गतिविधियां आती हैं तो जो भी नाटो के जो सदस्य देश हैं सभी मिलकर इसकी सहायता करेंगे। नाटो का मुख्य कार्यक्रम सामूहिक रक्षा, संकट प्रबंध एवं सहकारी सुरक्षा, जिसे वर्तमान रणनीति अवधारणा 2010 के अंतर्गत निर्धारित किया। 2010 के बाद इसमें कुछ सुधार आए जिसके अनुसार संकट प्रबंध के अलावा जो कि सहकारी सुरक्षा है उसको प्रदान करने का कार्य किया गया और हम देख सकते हैं कि इस प्रकार इनमें लगातार अपडेशन भी होते आ रहे हैं। नाटो निशस्त्रीकरण, हथियारों के नियंत्रण और उसके अप्रयास के लिए वचनबद्ध है। इस प्रकार ये संगठन सुरक्षा उद्देश्यों की उपलब्धि के साथ साथ रणनीतिक स्थिरता एवं सामूहिक सुरक्षा के लिए भी आवश्यक योगदान देता है। यानी यह सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं और जो भी सदस्य देश हैं उनको अपने हथियारों पर नियंत्रण रखने के लिए वचनबद्ध करते हैं कि किसी भी प्रकार के गलत कार्यों के लिए इनका काम नहीं किया जाएगा। आइए देखते हैं नाटो के जो अभियान है, कुछ मिशन हैं उनके बारे में जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको याद रखना चाहिए। नाटो ने 1999 में कोसोवो में शांति व स्थिरता को मजबूत करने के उद्देश्य से शांति सहायता अभियान का नेतृत्व किया। यहाँ पर 1999 में कोसोवो में इसके द्वारा शांति स्थिरता लाने के लिए कार्य किया गया। वर्ष 1918 में नाटो ने इराक के सुरक्षा बलों और रक्षा सुरक्षा संस्थानों और राष्ट्रीय रक्षा अकादमियों की क्षमता के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण NMI शुरू किया, लेकिन वर्तमान में मध्य पूर्व तनाव के कारण 2020 की शुरुआत में फील्ड प्रशिक्षण गतिविधियों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया। इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि इराक में जो यहाँ पर कार्य किए गए 2018 में उसको हम देख सकते हैं और 2020 में इसकी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया। आगे देखते हैं, इस मिशन का उद्देश्य इराक में अपने सुरक्षा बलों को मजबूत करना तथा आतंकवादी समूह ISIL या DAESH के पुनरुत्थान को रोकने के लिए, यानी जो आतंकवादी संगठन बन रहा है उसका पुनरुत्थान यानी फिर से उसके इस प्रकार के संगठन ना बने, इसको रोकने के लिए मदद करके रोकने के लिए आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में योगदान देना है। आगे देखते हैं, नाटो की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक समुद्री सुरक्षा है जिसके लिए नाटो सी गार्जियन, बहुत ही महत्वपूर्ण, इस चीज़ को आप याद रखिए कि सी गार्जियन एक्सरसाइज किसकी है के, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिसके लिए नाटो ने सी गार्जियन नाम का एक समुद्री सुरक्षा अभियान शुरू किया है जिसे उत्तरी अटलांटिक परिषद के निर्णयों के अनुसार वर्तमान में इसे भूमध्य सागर में तैनात किया गया है, जहां पर समुद्री सुरक्षा कार्यों से संबंधित 7 कार्यों में 3 पर ध्यान केंद्रित करता है।
इन कार्यों में हम देख सकते हैं कि कौन कौन से कार्य प्रमुख हैं। समुद्री स्थिति जन्य जागरूकता के लिए समर्थन करना, और यहाँ पर स्थिति जन्य जागरूकता से फैलाने के लिए जो भी कार्य किए जाते हैं उनको संपन्न करना। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना और समुद्री सुरक्षा क्षमताओं का निर्माण करना। बहुत ही आसानी से हम समझ सकते हैं कि जो कि नाटो है इस प्रकार की नीतियां रखता है कि वह सुरक्षा पर ध्यान देता है, और समुद्री सुरक्षा के लिए इसका जो प्लान है, समुद्री सुरक्षा जो कि सी गार्जियन नाम से जाना जाता है, यह समुद्री सुरक्षा अभियान इसके द्वारा शुरू किया गया। इसके हम देख सकते हैं कि यह जो कि उत्तरी अमेरिका है, जो कि भूमध्य सागर का जो क्षेत्र आता है, इसके अंतर्गत समुद्री सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए यहाँ पर 3 उद्देश्यों को लिया जाता है। पहले स्थितिजन्य जागरूकता, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और समुद्री सुरक्षा में क्षमताओं का निर्माण करना या यहाँ पर क्षमताओं की वृद्धि करना। आगे देखते हैं। आइए इसके सैन्य संगठन को समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार की संरचना इसके द्वारा अपनाई जाती है। इसमें 2 बातें हैं, इसमें हम समझ सकते हैं कि सैन्य समिति नाटो के सदस्य देशों को रक्षा प्रमुखों द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी यहाँ के आर्मी जनरल होते हैं, 30 देशों के आर्मी जनरल, इनके द्वारा सैन्य समिति का निर्माण किया जाता है। जब किसी मुद्दे पर राजनीतिक तरीके से समाधान नहीं निकलता तो फिर उस मुद्दे पर मिलिट्री ऑपरेशन का रास्ता लिया जाता है। जब टेबल पर बैठकर बात करने में कोई भी देश जो कि लड़ाई लड़ना चाहता है वह असक्षम रहता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मिलिट्री की सहायता ली जाती है, और सभी जो भी मेंबर हैं, 30 मेंबर्स के जो मिलिट्री मेंबर हैं, उनके द्वारा एक समिति बनाई जाती है और सैन्य प्रमुखों के माध्यम से अपनी सेना का निर्माण किया जाता है और यहाँ पर समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। नाटो के पास खुद की बहुत कम सेना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत कम सेना होने के साथ ही यह हम देख सकते हैं कि यह बहुत मजबूत संगठन है। इसके पीछे इसका रीज़न क्या है? रीज़न में हम समझ लेते हैं कि जब किसी देश के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन की बात आती है तो सदस्य देश अपनी स्वेच्छा से अभियान में अपनी सेना भेजते हैं। यानी किसी देश पर अगर सुरक्षा की बात आती है तो वहाँ पर सभी देश अपने जो कुछ सैनिक हैं उनको भेजते हैं। जब मिशन समाप्त हो जाता है तो सेना वापस कर ली जाती है, और नाटो अपने सदस्य देशों की सहायता के लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राजनीतिक ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर सैनिक सहयोग भी करता है। आगे देखते हैं। आइए इसके समक्ष चुनौतियों को भी समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या चुनौतियाँ हैं जो कि वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि इसके सामने हैं, जिनको टैकल करना इसके लिए आवश्यकता है। आतंकवाद के खतरे से निपटना। आतंकवाद का जो खतरा है वह निरंतर बढ़ता जाता है, जिस प्रकार हम देख सकते हैं कि प्लान हाईजैकिंग जैसी समस्याएं और जो कि जगह जगह पर हम देख सकते हैं कि आतंकवादियों द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं उन पर नियंत्रण रखने के लिए जो भी कार्य हैं वह इसके लिए चुनौतीपूर्ण रहते हैं। परमाणु हथियारों के प्रसार और बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार के प्रसार को रोकना। यानी हम देख सकते हैं कि जो सदस्य देशों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि परमाणु हथियारों का प्रसार और बड़े पैमाने पर विनाश के अन्य हथियार को के प्रसार को रोकना। इस प्रकार के हथियारों का निर्माण ना किया जा सके जिनसे जनहानि हो सके। और परमाणु हथियारों में आप समझ ही सकते हैं कि जो न्यूक्लियर बम है उसका रेडिएशन एवं रिएक्शन बहुत ही खतरनाक होता है। इससे कई पीढ़ियां तबाह हो जाती हैं। अतः इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए भी इसके द्वारा कार्य किया जाता है। इस कार्य को भी यह चुनौती के रूप में लेता है। बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा BMD के नाम से जो जानी जाती है का विकास से संबंधित चुनौतियाँ, जो भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उनसे संबंधित चुनौतियाँ भी इसके सामने हैं। साइबर हमले जो कि वर्तमान में बहुत ही उम्दा स्तर पर चल रहे हैं। साइबर हमलों के कारण जो भी समस्याएं होती हैं उनके ऊपर भी इनका जो कार्य करना है वह भी चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया जाता है। काम चलाऊ विस्फोट उपकरणों का संयोजन। जो भी ऐसे विस्फोटक उपकरण हैं इनका प्रयोग कामचलाऊ रूप से किया जाता है, उसके संयोजन में भी जो एक चुनौती के रूप में लिया जाता है। ऊर्जा से उत्पन्न होने वाले जोखिमों को कम करना, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में जैसे न्यूक्लियर वगैरह का जो यूज़ होता है
उसके यूज को कम करना या ऊर्जा से संबंधित यानी ऊर्जा प्राप्ति के लिए जिस प्रकार के कार्य किए जाते हैं जिनसे कि कार्बन एमिशन होता है, इस प्रकार के कार्यों पर भी नियंत्रण रखना। पर्यावरण से संबंधित चुनौतियाँ प्रमुख है। यहाँ पर पर्यावरण से संबंधित चुनौतियों में हम देख सकते हैं जिस प्रकार सुनामी की समस्या आती है, जिस प्रकार अभी हम कोरोना के खतरे को भी ले सकते हैं। इस प्रकार की जो चुनौतियाँ आती हैं और पर्यावरण से संबंधित में हम देख सकते हैं कि जो भी पर्यावरणीय समस्याएं हैं जिनसे जनधन की हानि होती है, उस प्रकार की समस्याओं को चुनौतीपूर्ण तरीके से लिया जाता है। सैन्य अभियानों के द्वारा मानव तस्करी का मुकाबला करना। जो भी सैन्य अभियान होता है उसमें मानव तस्करी जैसी समस्याएं भी सामने आती हैं, उसका भी मुकाबला इनके लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य किया जाता है। आइए देखते हैं कि इसका जो 70वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो कि हम देख सकते हैं कि नाटो के जो 70 वर्ष पूरे होने की स्थिति में जो भी इस पर कार्य किए गए, यहाँ पर यह कब मनाया गया। और इसके अलावा हम देख सकते हैं कि जिस प्रकार नाटो चर्चाओं में है तो कुछ भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, तो आप इसको भी याद रखिए कि नाटो की जो 70वीं वर्षगांठ है, 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन इसमें किया गया, जो कि 3 व 4 दिसंबर को संपन्न हुआ। 2019 में यह ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। इसमें सभी सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिस्सा लिया, जिसका उद्देश्य सहयोगात्मक गतिविधियों के लिए रणनीतिक दिशा को मूल्यांकन करना था। इस बैठक में नाटो की सैन्य ताकत और अधिक बढ़ाने की बात की गई कि किस प्रकार की नीतियां बनाई जाएंगी जिसके द्वारा सैन्य संगठन को और अधिक तरीके से अच्छे तरीके से अपडेट किया जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि किस प्रकार के अपडेशन इसके द्वारा किए जा रहे हैं। नाटो अब स्थल, जल, वायु यानी स्थल सेना, जल सेना व वायु सेना एवं साइबर क्षेत्र में भी अपनी श्रेष्ठता साबित करने के बाद यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो भी नाटो द्वारा कार्य किए गए हुए जल, स्थल एवं वायु में इन और साइबर के क्षेत्र में इनके द्वारा बहुत ही प्रमुख कार्य किए गए। इनमें इनकी जो श्रेष्ठता है उसको साबित करने के बाद हम देख सकते हैं कि अब यह अंतरिक्ष में कदम रखने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य नाटो के सदस्य देशों पर हमला करने की कोशिश करने वाले दुश्मन देश के को अंतरिक्ष से भी जवाब देना है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 30 देश हैं, इनके द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं कि उनको किसी भी प्रकार से टैकल ना किया जा सके, उन पर किसी भी प्रकार से हमला ना किया जा सके। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब अभी वर्तमान में कुछ ऐसी सूचनाएं सामने आती हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि अंतरिक्ष में किस प्रकार के अटैक किए जा सके हैं। भारत द्वारा भी अपनी एक जो भी सैटेलाइट थी उसके लिए डिस्ट्रॉय किया गया, और जिस प्रकार के सवाल उठ रहे हैं और जिस प्रकार का अपडेशन दुनिया में चल रहा है उस प्रकार इस प्रकार की संभावना भी हो सकती है कि भारत द्वारा एक चुनौती दी गई थी कि यदि हम किसी सैटेलाइट को तबाह करने का भी प्रयास करें तो उसको कर सकते हैं, और अपने ही सैटेलाइट को तबाह करके इस चीज़ का परीक्षण किया गया। और इस प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए इन्होंने अपने जो भी विपक्षी देश हैं उनको जवाब देने की कोशिश के कार्य भी इसके द्वारा किए जा रहे हैं। और आशा करता हूं कि आपको यह जो व्याख्यान है वह समझ आया होगा और नाटो से संबंधित जो भी जानकारी है उसके जवाब आप आसानी से दे पाएंगे, और इसी प्रकार के प्रयास आगे भी करते रहेंगे। यदि आपको यह प्रयास समझ आते हैं तो इनको फैलाने का प्रयास कीजिए, ऐसे बच्चों तक पहुंचाइए जो कि इस प्रकार की शिक्षा लेने के लिए उत्सुक हैं, इच्छुक हैं व सिविल सेवाओं की परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं। और पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।